जय हिंद बच्चों। मैं संतोष कुमार मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा कक्षा 10वीं सत्र 2021-22 के लिए जारी प्रादर्श प्रश्न पत्र के प्रश्नोत्तर। यह प्रश्नोत्तर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रादर्श प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी किया गया है। इसलिए आपको वार्षिक परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को समझने के लिए, उनके उत्तर किस तरह से लिखने हैं, ये समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आप इन प्रश्नों को, इनके उत्तरों को अच्छे से तैयार कीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। आज मैं आपको 2 अंक वाले जो प्रश्न उत्तर हैं प्रादर्श प्रश्न पत्र में जो दिए गए हैं उसके उत्तर उपलब्ध करा रहा हूं। साथ ही आपको प्रश्नों का उत्तर भी समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए शुरू करें आज का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो सबसे पहले तो आप समझ लें, देखिए किसी भी प्रश्न को आप कोशिश कीजिए कि रटे ना, आप समझने की कोशिश करें, फिर उसको अपने शब्दों में लिखेंगे, आपको अंक अच्छे से मिलेंगे। हर एक प्रश्न का एक न एक कुछ उसका एक टैग वर्ड होता है जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मतलब पूरे प्रश्न का उत्तर आप उस एक शब्द के माध्यम से, 2 शब्द के माध्यम से दे सकते हैं। तो यहां सबसे पहले समझेंगे श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो श्वसन है एक और दूसरा है ऊष्माक्षेपी। तो आपने जब अभिक्रियाओं को पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा अर्थात ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो अब प्रश्न में ही आपका उत्तर दिया हुआ है, प्रश्न ही ऐसा पूछा गया है कि इसमें आपको उत्तर समझ में आ जाना चाहिए कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अर्थात वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है। तो श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अर्थात श्वसन में क्या निकलती है? ऊष्मा। तो अब इसका उत्तर देखें। श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, इसलिए उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात श्वसन में एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है। एटीपी अर्थात एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है। जब आप ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं ऑक्सी श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है और अनाक्सी श्वसन में 2 एटीपी ऊर्जा निकलती है। तो ये ऊर्जा जो है वो एटीपी के रूप में निकलती है, इसलिए इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और सरल यदि आप लिखना चाहें तो आप यह कह सकते हैं कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है। और आप चाहें तो इसका समीकरण भी श्वसन का लिख सकते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में आपने यदि ऑक्सी श्वसन का और अनाक्सी श्वसन के बारे में पढ़ा है, उसके सूत्र को पढ़ा है, तो आप यहां उसको भी ले सकते हैं। चलिए आगे देखें। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है? तो देखिए, आप लोग जब चिप्स लेते हैं, कुरकुरे लेते हैं या इस तरीके के पैक्ड जो आइटम हैं लेते हैं, जो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों, जिसमें तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों का उपयोग होता है, तो वह पैक रहता है। और प्रायः अधिकतर लोग जो नहीं जानते हो कहते हैं कि इसमें हवा भरी है, तो वास्तव में हवा नहीं होती है। वो क्या होता है, इस उत्तर से समझें। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदलकर विकृत गंधी हो जाते हैं, इसलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। इसका उत्तर समझें। आपने देखा होगा कि घर में यदि तेल से चिप्स वगैरह तलते हैं, उसके बाद फिर कुछ दिन बाद उसको लीजिए, खाइए आप, या फिर उसको इसमें उसकी स्मेल लीजिए, तो आपको अजीब टाइप का लगेगा। तो वो किस वजह से होता है? वो होता है उपचयन की वजह से। इस प्रश्न का मुख्य उत्तर, मुख्य जो शब्द है वो ये है, उपचयित। तो जो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ है, जब वो ऑक्सीजन या वायु के संपर्क में आते हैं तो उपचयित हो जाते हैं। मुख्य शब्द इसको याद कर लीजिएगा, उपचयित हो जाते हैं। और जब उपचयित हो जाएंगे तो इनका स्वाद एवं गंध बदल जाता है, इसी को हम कहते हैं विकृत गंधिता। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। पहला ये भी तैयार हो रहा है कि विकृत गंधिता क्या है, और दूसरा ये वाला प्रश्न। तो विकृत गंधी हो जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या किया जाता है? नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। मतलब यहां से ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में ये क्या करते हैं? उपचयित हो जाते हैं,
इससे बचाने के लिए उपचयित ना हो, इसलिए इनको नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। अगला अमलगम क्या है? तो अमलगम अर्थात पारा के मिश्र धातु को हम अमलगम कहते हैं। मिश्र धातु जानते हैं आप क्या होता है? तो मिश्र धातु जब दो या दो से अधिक धातुओं का जो समांगी मिश्रण होता है वो मिश्र धातु कहलाता है। अब दो या दो से अधिक धातु हैं, तो यदि किसी मिश्र धातु में एक धातु पारा है, एक धातु पारा है, मरकरी है, तो उसको हम कहेंगे अमलगम। मतलब दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बनाया जाता है, तो उस मिश्र धातु में यदि एक धातु, कोई भी एक धातु पारा है, तो उसे हम कहेंगे अमलगम। संक्षारण क्या है? तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह धीरे धीरे नष्ट होती है, अर्थात संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि उसके आसपास अम्ल हो, आर्द्रता हो या वायु हो, इनकी उपस्थिति में ही ये धीरे धीरे नष्ट होते हैं, तब इसे हम कहते हैं संक्षारण की प्रक्रिया। जैसे आप देखिए लोहे को देखिए, तो लोहा में धीरे धीरे जंग लगेगा, तो ये भी क्या है? एक संक्षारण है। जो तांबे का लोटा है, तांबे का पात्र है, वह भी संक्षारित होता है। इसके अलावा चांदी के जो भी आइटम हैं वो भी संक्षारित होते हैं। देखते हैं धीरे धीरे वो करके काली होने लगती हैं, तो यह भी क्या है? एक संक्षारण की प्रक्रिया है। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। संक्षारित होने का मतलब धीरे धीरे नष्ट होती, एक साथ नष्ट नहीं होती, धीरे धीरे नष्ट होती। जंग लगना, देखिए कि जंग की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे होती है, एक साथ अचानक से नहीं होती है, धीरे धीरे करके वो लोहे को संक्षारित करती है, नष्ट करती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम लिखिए। तो इस प्रश्न के माध्यम से आप दो उत्तर तैयार कर सकते हैं, सिर्फ एक शब्द बदलना होगा आपको। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम, और जो आधुनिक है, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम, मोसले का जो है, उसको भी आप लिख सकते हैं। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम क्या है? देखिए, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ये नियम याद करिएगा, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। और जब आप मोसले का लिखेंगे या आधुनिक आवर्त नियम लिखेंगे तो आपको यहाँ द्रव्यमान की जगह क्रमांक लिख देना है। क्या करना है? क्रमांक लिख देना है। तो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आधुनिक आवर्त नियम। तो बस सिर्फ एक शब्द यहाँ बदलना है, द्रव्यमान की जगह क्रमांक लिख देना है। तो जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, और जो आधुनिक आवर्त सारणी है, मोसले ने जो नियम दिया था, वह है परमाणु क्रमांक पर आधारित। अगला प्रश्न, न्यूलैंड का अष्टक नियम सिद्धांत लिखिए। तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। इसके अनुसार यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो हर आठवां तत्व समान गुण रखता है। मतलब इस तरीके से यदि इनको व्यवस्थित किया गया है परमाणु द्रव्यमान के क्रम में, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में, तो पहले का गुण आठवें तत्व से मिलेगा, इसलिए अष्टक का नियम कहा गया है। हर आठवां तत्व समान गुण रखता है, मतलब पहले का गुण जो है वो आठवें तत्व के साथ मिलता है, दोनों के गुण समान होते हैं, इसलिए इसे अष्टक नियम भी कहा गया है। धमनी और शिरा में कोई दो अंतर लिखिए। तो यहाँ देखिए 4 अंतर हैं, इनमें से जो भी 2 अंतर आपको समझ में आए, सरल लगे, वो लिख लीजिए। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि धमनी में जो है वो शुद्ध रक्त का मतलब है ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है, और शिराओं में अशुद्ध अर्थात ऑक्सीजन विहीन विऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। अब धमनी, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। तो देखिए धमनी क्या करता है, ये रक्त वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। तो धमनी का काम है हृदय से रक्त को कहाँ, शरीर के पूरे भाग में ले जाएंगी, और शिराएं क्या करती हैं, शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय में लाती हैं। चूंकि वह रक्त जो होता है वह अशुद्ध होता है, तो वह अशुद्ध रक्त को हृदय में लाती है, फिर हृदय से रक्त फेफड़े में जाता है, शुद्ध होता है, फेफड़े से शुद्ध होकर वह फिर से हृदय में आता है, और हृदय से फिर धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। तो धमनी यह हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में, शिरा
शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लेकर आती है। धमनी में प्रायः ऑक्सीजनित रक्त रहता है अर्थात शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। शिराओं में विऑक्सीजनित अर्थात अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी में रक्त दाब के साथ बहता है और इनमें रक्त दाब के साथ नहीं बहता है शिराओं में। धमनी की भित्तियां जो होती हैं मोटी होती हैं, पेशी होती हैं और लचीली होती हैं, और शिरा की भित्तियां पतली होती हैं लेकिन अधिक लचीली नहीं होती हैं। तो यह है धमनी और शिरा में अंतर। अब देखें ऑक्सी एवं अनॉक्सी श्वसन में अंतर। तो ऑक्सी श्वसन सीधा सा है, बहुत सरल है। ऑक्सी का मतलब है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वह ऑक्सी श्वसन कहलाता है, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है वह अनॉक्सी श्वसन कहलाता है। ऑक्सी श्वसन में भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, अनॉक्सी श्वसन में भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। ऑक्सी श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है और अनॉक्सी श्वसन में 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। इसके अलावा और भी अंतर है, लेकिन चूंकि यहाँ 2 अंतर पूछा गया है इसलिए 2 के बारे में ही आपको बता रहा हूं। अब अगला प्रश्न, कायिक प्रवर्धन क्या है? कायिक प्रवर्धन को आप समझ सकते हैं, आपने कभी भी गुलाब की कटिंग की है, गुलाब का कलम लगाया है, मतलब यदि किसी पौधे के जड़ को, तना को या पत्तियों को आप काट के अलग करके किसी नई जगह पे लगा दें और यदि उससे एक नया पौधा बन जाता है, विकसित हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। जैसे मान लीजिए गन्ना है, गन्ना को हमने क्या किया, गन्ना की स्टेम को काटा, गन्ने को काटा और दूसरी जगह लगा दिया, तो उससे एक नया पौधा बन गया, एक नया पौधा तैयार हो जाएगा, तो वो क्या है, कायिक प्रवर्धन है। गुलाब की कटिंग करते हैं, गुलाब के एक स्टेम को हमने लिया, उसको काटा और दूसरी जगह लगा दिया, तो गुलाब का एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से जो ब्रायोफिल्म है उसकी पत्ती से भी बहुत सारे प्लांट्स निकल जाते हैं, वो भी क्या है, कायिक प्रवर्धन है। अर्थात पौधों के विभिन्न भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां ये उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर एक नया पौधा उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अगला प्रश्न, स्वपरागण क्या है? तो जब किसी पुष्प के पुंकेसर से परागकण उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो परागण की यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। स्वपरागण का मतलब है उसी पुष्प में यह प्रक्रिया होगी। स्वपरागण का मतलब उसी पुष्प में यह प्रक्रिया होगी। और प्रक्रिया किसके बीच में होती है? ये परागकण कहाँ आएगा? वर्तिकाग्र तक। मुख्य रूप से परागण क्या है? परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना मुख्य रूप से ये है। अब आप इसको थोड़ा सा और डिटेल कर दें तो आपको पता है परागकण कहाँ होता है, परागकण किसका भाग है, तो यह पुंकेसर का भाग है। वर्तिकाग्र किसका भाग है? स्त्री केसर का है। तो इन दोनों को भी हमने लिख दिया। तो जब किसी पुष्प के पुंकेसर से परागकण उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो परागण की यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। परागकणों का किसी पुष्प के पुंकेसर से परागकण उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। ये बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र है। इन्हीं प्रश्नों के बारे में मैंने आज आपको बताया। 5वें नंबर के दोनों, 6वें के दोनों, 7वें नंबर के दोनों और 8वें नंबर के और 9वें नंबर के दोनों। बाकी 10, 11, 12, 13 जो है 14 ये अगले वीडियो में, और उसके बाद फिर 3 नंबर वाले और फिर 4 नंबर वाले। अभी आप इतने क्वेश्चन ही तैयार करें, इसके बाद अगला वीडियो आपको जो दूसरे प्रश्न हैं इनके बारे में मिलेगा। कोशिश करूंगा कि इन प्रश्नों को मैं आपको समझाऊं, इनके उत्तरों को आप अच्छे से समझ के अपने शब्दों में लिख पाएं। तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा। मॉडल प्रश्नोत्तर, जो मॉडल प्रश्न पत्र हैं उनके प्रश्नोत्तर, जो कि भाग 3 के रूप में आपके पास आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।